हेलो इंडिया, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो मेनली सेम वही जो मैं कहता हूँ कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ये वीडियो रहेगा स्पेशली, और इंडिया कंट्री के अंदर भी उड़ीसा राज्य के लिए यानी उड़ीसा स्टेट के लिए रहेगा। जो भी उड़ीसा स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात दूसरे स्टेट्स की, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों के कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो खास हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता लगेगी अभी कि यह है जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, यानी कि एसएसबी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि रिक्रूटमेंट का है, यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो जॉब का है जो कि लेक्चरर के लिए है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलेजेस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चरर होते हैं, यानी कि लेक्चर्स की क्लासेस होती हैं वो जो दी जाती हैं लेक्चरर के द्वारा, या वो टीचर्स जो कि लेक्चरर कहा जाता है कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए वैकेंसी रहेगी। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपकी जो नोटिफिकेशन आया है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से आया है, लेकिन ये जो कॉलेजेस रहेंगे ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे। मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, मतलब ये वो कॉलेजेस नहीं है जिनको गवर्नमेंट फंड करके चला रही है, ऐसे कॉलेजेस नहीं है। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के मेन वेबसाइट पर रिलीज करा गया है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कि एसएसबी जो कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, यानी उड़ीसा स्टेट जो है एक राज्य है इंडिया कंट्री के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर उस राज्य के अंदर अलग अलग जगह पे जितने भी आपके नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सबके लिए वैकेंसी रहेगी लेक्चरर की। अब यहाँ पर आपके खुद के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, मतलब आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे और उस सब्जेक्ट में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना पोस्ट यहाँ देख पाएंगे, सब्जेक्ट देख पाएंगे, उसमें आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मेनली ये आप समझ सकते हैं कि एक टीचर की जॉब है, जैसे कि हम स्कूल्स में जिन्हें टीचर बोलते हैं वही हमें उन्हीं को हम जो है कॉलेज में लेक्चरर बोलते हैं। तो उसी हिसाब से आपकी ये वैकेंसी हो जाएगी। मेन बात यहाँ पर यह भी है कि उड़ीसा राज्य की जॉब है तो उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए तो रहेगी ही, लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम और आंध्र प्रदेश या फिर कोई दूसरे स्टेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उनके लिए भी हम जान लेंगे। और अगर उनके लिए होगी तो सिंपल सी बात यही रहेगी कि आपकी जॉब तो उड़ीसा में होगी, और आप अगर दूसरे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे अगर दूसरे स्टेट के, तो वो एक यूआर कैटेगरी में लिए जाएंगे। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन में कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या जो है वो 1065 है, यानी कि 1065 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे, यानी 1065 ऐसे लोग रहेंगे जो इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उड़ीसा की एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर वो नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो इस सिलेक्शन प्रोसीजर के बीच आपका एक एग्जाम लिया जाएगा इस जॉब के लिए, तो उस एग्जाम का सिलेबस जो है वो भी डिस्कस करूंगा। उसका भी नोटिस हमारे पास एक अलग से नोटिस है सिलेबस का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जैसे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, साथ में आपको काम क्या करना पड़ेगा। जैसे आप समझ रहे लेक्चरर का काम है तो आप उस सब्जेक्ट के बेस पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो ये आपकी हो गई कि वर्क क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आपका जानना जरूरी है एज लिमिट की, कितने से कितने के बीच वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एज वाइज अप्लाई करेंगे। और रही बात बाकी चीज़ों की, वह भी हम जान लेंगे। यानी आप फॉर्म भरेंगे तब से लेकर जॉब मिलने तक का आपको जो भी प्रोसेस होने वाला है वो सारा यहाँ डिस्कस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 से 4 नोटिस हैं, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हम सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे, फिर हम पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे आज के जो है सारे इस वीडियो से रिलेटेड हमारा कंटेंट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर ये एक शॉर्ट नोटिस आया था जो कि एसएसबी की तरफ से आया था, जिसमें बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट उड़ीसा की तरफ से भुवनेश्वर जगह से निकाला गया। वहाँ से ये बोला गया है कि रिक्रूटमेंट करनी है हमें लेक्चरर्स की इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा। मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट
एडेड मतलब होता है कि फंड नहीं करती है गवर्नमेंट, ऐसे कॉलेजेस को हम नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस बोलते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य के रहेंगे यहाँ पर। और उसमें बोला गया है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करी जा रही है एलिजिबल कैंडिडेट से, जो कि 1065 वैकेंसियां हैं लेक्चरर की पोस्ट पर और इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन। अब देखिए, आप देख सकते हैं इन कॉलेज इसमें आप अप्लाई तो कर रहे हैं इस जॉब के लिए, लेकिन ये बहुत सब्जेक्ट्स आपके जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी। और फॉर्म की डेट आपको जाननी है तो फॉर्म की डेट 11 सितंबर से चालू हुई है और ये आपकी 13 अक्टूबर तक चलने वाली है। 13 अक्टूबर में आप जो है रात 11:45 तक फॉर्म भर सकेंगे, वो आपको बताया गया है। हम अब चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। तो ये हमारा शॉर्ट नोटिस था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम इसी के बाद हम जा रहे हैं डिटेल्ड नोटिस पे डिस्कस करने के लिए। तो ये आपका डिटेल्ड नोटिस है। डिटेल्ड नोटिस में आप देखेंगे यहाँ पर ये भी सेम डेट पर आया था जब से फॉर्म चालू हुए, और इसमें बोला गया है कि यहाँ पर हम जो इनवाइट कर रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए, उनको बोला गया है कि डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द स्केल ऑफ पे 44,900 रुपये, यानी कि 44,900 रुपीज़ आपको पर मंथ मिल रहे होंगे यहाँ पे एज अ सैलरी, जो आप यहाँ पर करेंगे काम, और ये आपका पर मंथ रहेगा फिक्स्ड। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि 1,42,400 रुपये तक मैक्सिमम जा सकता है ये, मतलब कि इसके बीच में आपको सैलरी पर मंथ मिल रही होगी। आप ये लोएस्ट वाली लेके चलें, क्योंकि यही हमेशा बोला जाता है कि लोएस्ट को ही आप जो है एज्यूम करें। अब 2017 में एक रूल आया था उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सैलरी से रिलेटेड ही था, तो उससे रिलेटेड ये बोला गया है उस रूल्स के हिसाब से आपका बाकी जैसे कि डियरनेस अलाउंस जैसे रहेंगे तो वो सब भी आपको मिल जाएंगे फॉर द टीचर्स। जो भी टीचर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर के लिए उन सभी को मिलेंगे। यानी डियरनेस अलाउंस होता है, मतलब ये सिर्फ सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स कुछ होते हैं वो चीज़ें होती हैं, वो भी आपको मिल रही होंगी। और आपको इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा मेन वेबसाइट में। डिस्क्रिप्शन यानी आपके वीडियो के सही नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। डेट्स मैंने बता दी और नोट यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम कि मतलब वैकेंसियां जो है अब कैटेगरी वाइज कितनी है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसियां और वो वैकेंसियां कैटेगरी वाइज कितनी है। यानी कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति में है, जनजाति में है, अदर बैकवर्ड कास्ट में है, या फिर एक ओपन कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्या वैकेंसियां होने वाली वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो भी उड़ीसा राज्य के जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं और SEBC कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ हैं, और दोनों ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। एक वुमेन के लिए है यानी कि एक महिला के लिए है, और एक जो है मैन के लिए यानी कि लड़के के लिए है वो वैकेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है जो कि सिर्फ मैन के लिए है, यानी कि लड़के के लिए है, वुमेन के लिए नहीं है, ये लिखा गया है। सेम अब नेक्स्ट आता है बुटैनी में 51 वैकेंसियाँ हैं। 51 में से 17 यानी कि 17 वैकेंसियाँ जो हैं वो रहेंगी लड़कों के लिए, 8 वैकेंसियाँ यहाँ पर रहेंगी लड़कियों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से। और अगर कोई कैंडिडेट के SC में है यानी कि स्केड्यूल ट्राइब में है यानी कि अनुसूचित जनजाति में आता है, तो उसको जो है यहाँ पे 8 वैकेंसी उसकी मेल के लिए रहेंगी, 3 वैकेंसी फीमेल के लिए रहेंगी यानी वुमेन के लिए रहेंगी। तो सेम इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए लेक्चरर जो चाहिए कॉलेज में, उसमें यहाँ पे 75 वैकेंसियाँ हैं। 75 में से 25 वैकेंसी वुमेन के लिए हैं और 50 वैकेंसी मैन के लिए हैं। और उन मैन की 50 वैकेंसी में से भी 26 वैकेंसियाँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। फिर उसके बाद SEBC से 5 वैकेंसी मैन के लिए हैं। फिर SC कैटेगरी से 8 वैकेंसी मैन यानी लड़कों के लिए हैं। ST कैटेगरी से 11 वैकेंसी लड़कों के लिए हैं। तो इस तरीके से बाकी जो बची हैं वो लड़कियों के लिए यानी औरतों के लिए या फीमेल्स के लिए हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है कॉमर्स सब्जेक्ट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एजुकेशन, उसके बाद इंग्लिश, ये सब लेक्चरर के लिए है। इंग्लिश के लिए आप देखेंगे तो 115 वैकेंसियाँ हैं, वो 115 यानी 115, और 115 में से 39 अनरिजर्व कैटेगरी के मेल्स के लिए। फिर 19 वैकेंसियाँ जो है यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से। फिर आपकी ST कैटेगरी से 17 वैकेंसियाँ मेल्स के लिए, 9 वैकेंसी फीमेल्स के लिए। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी होने वाली है, आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास हो
और वह सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लिस्ट में ना हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें आप इस जॉब पर ना अप्लाई करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, तो उसका कोई फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, IRPM है, लॉ है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, उड़िया। अब उड़ीसा की जो मेन वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो है उड़िया, तो उड़िया लैंग्वेज में भी यहाँ पर देखेंगे तो 49 वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंदर 17 वैकेंसी मेल के लिए हैं, 8 वैकेंसी फीमेल्स के लिए हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। फिर आप अपनी कैटेगरी वाइज भी यहाँ देख सकते हैं, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, तेलुगु और उर्दू और जूलॉजी, ये 28 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे आए गए होंगे जो कि जनरली होते ही हैं आपके क्वालिफिकेशन वाइज, तो आप इसमें से देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी के नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं 1065, जिसमें से 718 मेल होंगे सिर्फ, और 347 फीमेल्स यानी वुमेन्स कैंडिडेट्स रहेंगे। बाकी आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज चेक कर पाएंगे। तो मैंने वैकेंसियां बता दी किस कैटेगरी में कितनी है। अब यहाँ पर ये है, कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी से आ रहा है या एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट पर्सन है, तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड रहेगा, और वो कितने परसेंटेज वाइज रहेगा और किस तरीके से रहेगा वो यहाँ लिखा गया है, जिसको आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। अब वो कैंडिडेट जो कि मान लीजिए ब्लाइंड है या लो विजन जैसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किस सब्जेक्ट में, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए या बोटैनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट्स ब्लाइंड हैं, या फिर अभी जो भी कैंडिडेट ऐसे सुन रहे हैं इस वीडियो को जो कि ब्लाइंड है और लो विजन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो लोग ये बात ध्यान रखें कि बायोटेक्नोलॉजी और बोटैनी, केमिस्ट्री और ये जो बाकी कैटेगरियाँ लिखी हुई हैं सब्जेक्ट्स के नाम, ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ये आपको बोला गया है, आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, मतलब को आपको यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये पूरा पॉइंट आप इसको पॉइंट टू पॉइंट रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि सब्जेक्ट्स क्या है। जैसे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया अभी कि एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, IRPM, लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लॉजिक और फिलोसॉफी, उड़िया और पॉलिटिकल साइंस, और जो भी सब्जेक्ट आपको सीरियल नंबर 1 में दिख रहे हैं, इसके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए जो कैटेगरी कैटेगरी VI और HI, LD और MD में आते हैं, डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, तो ये वाले कैंडिडेट्स आपके डिसेबल कैंडिडेट्स ये वाली डिसेबिलिटी में हैं, तो वो एप्लीकेबल रहेंगे। जिनकी जैसे कि जिनकी आपकी विजुअल इम्पेयर्ड में आपका ब्लाइंड और लो विजन वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो कि इन कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सेम आपके जो HI हैं यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, तो वो आपके सूटेबल एड रहेंगे, जो कि OA और OL और BL जैसे अगर उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो इन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सेम कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो उसकी डिसेबिलिटी HI और LD होनी चाहिए, जिसके अंदर OL और OA आता है। सेम अब यहाँ पर ये जो बाकी सीरियल नंबर 3 है उसके लिए भी आप देख सकते हैं, तो HI और LD यहाँ पर आ रही है कैटेगरी डिसेबिलिटी के हिसाब से, और उनकी सब कैटेगरी भी लिखी हुई है। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं इसकी फुल फॉर्म्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, B मतलब ब्लाइंडनेस, LV मतलब कम दिखना, लो विजन, HI मतलब कि हियरिंग इम्पेयर्ड, और फिर LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन ST SC विल नॉट बी कंसिडर, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता आप SC हैं तो ST बताएं, ST हैं तो SC बताएं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप SC कैंडिडेट है तो SC ही माना जाएगा, उसको ST नहीं माना जाएगा। तो आप ऐसा एक्सचेंज वाली सिचुएशन अराइज ना करें, ये बोला गया है ST SC कैंडिडेट्स को। अब एज लिमिट मैं आपको बताऊं, एज लिमिट यहाँ पर 21 से लेके 42 के बीच वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, यानी 21 कंप्लीटेड और 42 अनकम्प्लीटेड, यानी कि 21 से
ऊपर और 42 से नीचे वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते। यानी कि 1 सितंबर 2023 को जो भी कैंडिडेट 21 साल का हो गया है या फिर उससे पहले ही हो गया है तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो कैंडिडेट इस डेट के बाद हो रहा है 21 का तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। सेम 42 ईयर का अगर कोई कैंडिडेट 1 सितंबर से पहले ही हो गया तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन 1 सितंबर के बाद हो रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2002 और 2 सितंबर 1981 के बीच वाले डेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, बाकी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और जो कि आपका SEBC यानी कि सोशली यानी कि सामाजिक तौर पर और एजुकेशनली यानी कि पढ़ाई के तौर पर वो जो है बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं, यानी वो कहीं इस लेवल तक पिछड़ गए हैं सामाजिक तौर पर, साथ में आपके पढ़ाई को लेकर वो वाले कैंडिडेट्स भी, वो जिनकी जो इस कास्ट में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं मेनली, तो वो लोग के लिए भी यहाँ पर सेम रिलैक्सेशन रहेगा जो कि 5 साल का रहेगा। और वुमेन मतलब यहाँ पे वुमेन हर कैटेगरी की वुमेन के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। आप देख सकते हैं वुमेन में कोई अनरिजर्व कैंडिडेट भी 5 साल का रिलैक्सेशन ले रहे होंगे, लेकिन जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे वो 10 साल का रिलैक्सेशन ले रहे होंगे अपने एज में, यानी कि वो 42 की बजाय 52 एज तक होने तक वो फॉर्म इस चीज़ को भर सकेंगे। 10 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस, अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही है, कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री हो उसके सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कोई अगर एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई करेगा तो उसके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो उसकी एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। सेम जियोलॉजी वालों को जियोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में, और इंग्लिश के लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज का ही आपने अगर मास्टर डिग्री इंग्लिश सब्जेक्ट में करी है तो वही आपकी मानी जाएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, और 55% मार्क्स कम से कम आपके मांगे जाएंगे। और ये आपके पास डिग्री, मार्कशीट जैसी चीज़ें अपने एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशंस वाइज आपकी फॉर्म डेट क्लोज से पहले होनी चाहिए, यानी कि 13 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कोई SC ST कैंडिडेट और बाकी इन सारी कैटेगरी से आता है जो रिजर्वेशन में है तो उनको 5% छूट दी जाएगी उनके मार्क्स के बेसिस पर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि यहाँ पर एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद करियर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम या टेस्ट होगा, फिर वाइवा वॉइस होगा, या फिर यानी ओरल सा एक टेस्ट होता है इंटरव्यू टाइप, उसको वाइवा वॉइस बोलते हैं, वो टेस्ट होगा। फिर उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द करियर असेसमेंट इज ऑन। अब देखिए करियर असेसमेंट क्या होगा, करियर असेसमेंट में आपको समझा देता हूँ। वो आपका ये होगा, जैसे करियर असेसमेंट जो होगा वो 25 नंबर का होगा। अब ये क्या चीज़ होगी, इसमें ये होगा जैसे आप लेक्चरर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं। PhD वाले कैंडिडेट को 25 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर कोई मास्टर इन फिलोसॉफी में है या फिर JRF या नेट जैसे एग्जाम दिए हैं तो उसको 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। 25 नंबर का है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कितने मार्क्स मिल रहे होंगे। तो एक करियर असेसमेंट रहेगा आपका। इस अब कैंडिडेट पोजेसिंग, जिसने भी मान लीजिए मास्टर इन फिलोसॉफी और ये सारी चीज़ें करी हैं, सब्जेक्ट कंसर्न शैल बी अवॉर्डेड, उसको 25 नंबर मिल जाएंगे। और कैंडिडेट जिसने ये सारे बाकी एग्जाम दिए हैं JRF जैसे, उनको विद नेट तो उनको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो करियर के टोटल 25 नंबर है, आपको किसी भी तरीके से लाने हैं। अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने PhD भी कर ली हो, PhD के साथ JRF और जैसी चीज़ें भी कर ली हो, तो उनके 35 मार्क्स हो जाएंगे, ये बोला गया है। देखिए मैक्सिमम 25 ही हैं तो 25 ही मिलेंगे। अगर किसी ने ये करा है और ये भी करा है तो 25 ही शायद यहाँ पे रहने वाले हैं। नेम, इसके बाद होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 150 नंबर यानी 150 मार्क का होगा। वाइवा वॉइस 25 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल 200 नंबर का आपका सिलेक्शन का पूरा एग्जाम लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम 2 घंटे का होगा, और ये आपके सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जियोलॉजी और ज्योग्राफी जैसी चीज़ें हैं तो आप अगर उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। और सिलेबस जो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, ये कहा गया है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, कैरिंग, जिसमें आपके 150 नंबर का मार्क का पूरा पेपर रहेगा, और 150 ही आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स विल बी, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ रहेंगे, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर के लिए, लेकिन आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है, और ये एक OMR शीट पर लिया जाएगा। देयर शैल बी, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सबकी वेटेज इक्वल रहेगी, इक्वल वेटेज। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर तो हर क्वेश्चन के आपको
1.5 मार्क्स मिल रहे होंगे सही करने पर, और यहाँ पर फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर आप हर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे तो 0.5 मार्क काटा जाएगा, यानी 1/3 मार्क काटा जाएगा हर क्वेश्चन के राइट आंसर में से, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर का रॉन्ग कर दिया है। अब देखिए ये एग्जाम बताया गया है कि ये एग्जाम आपका एक ही दिन हो जाएगा और एक ही दिन की एक ही शिफ्ट में ले लिया जाएगा। यानी मान लीजिए आप ये सपोज मानिए कि अगर मानिए ये एग्जाम आपका 30 अक्टूबर को हो रहा है, तो 30 अक्टूबर को ये मान लीजिए या तो मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून में कभी भी किसी शिफ्ट में एग्जाम लेके ये कंडक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये किसी भी डे में हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 30 अक्टूबर बोला, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच सब्जेक्ट। इन ईच सब्जेक्ट मतलब आप टोटली ये समझिए कि अगर आप 1065 लोगों की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 3000 और 65 क्रॉस थी जो भी आपके नंबर आएंगे, यानी कि आपके 150 और 45 यानी 195 और 3000 यानी कि 33,195 इतनी जो है टोटल आपकी होने वाली है। 65 65 65 65 3 टाइम्स, तो टोटल आपका ये हो जाएगा 3195। इतनी वैकेंसी आपकी टोटल जो है, इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हो सकता है यहाँ नंबर में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपको क्लियर में यही बताना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे तो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसकी आपकी 3 टाइम्स सिलेक्ट की जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सपोज मानिए 100 वैकेंसियां हैं तो 300 ले ली जाएंगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है आपकी, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। मान लीजिए आपने ऊपर देखा होगा जियोलॉजी में, अगर मान के चलिए वहाँ पे 50 वैकेंसियां थी, तो 150 यानी 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद जिनको फिर वो देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय, और फिर उस तरीके से वो लोग जो है सिर्फ वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, और उसके बाद आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद फाइनली आपको जॉब दे दी जाएगी। वाइवा वॉइस और बाकी जैसी चीज़ें हो रही होंगी यहाँ पर। जोन ऑफ एग्जामिनेशन यही है कि द रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो आपका बालासोर, बरहमपुर और भुवनेश्वर और भोलनगिर और कुटक और उसके बाद जयपुर, उसके बाद संभलपुर जैसी जगहों पर ये एग्ज़ाम हो रहा होगा। In case sufficient number of candidates are not available for any of the zone, the candidate opting for these zone would be accommodated in the nearest zone. अब देखिए, अब मान लीजिए आपके जोन वाइज आपकी जोन में नहीं हो रहा है एग्जाम, तो आप क्या करेंगे, आप उस जोन को सिलेक्ट करेंगे एग्जाम के लिए जो जोन आपके पास पड़ रही हो। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ है यहाँ पर, और ये ओनली फॉर द कैंडिडेट जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट्स कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं, या फिर SEBC कैटेगरी से हैं उनके लिए रहेगी, और 200 रुपये उनके लिए रहेंगे जो कि SC ST कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 200 रुपये फीस, यानी 200 रुपीज़ फीस होने वाली है। और ये फॉर्म की फ़ीस ऑनलाइन पे होगी, फॉर्म जमा ऑनलाइन ही होगा। प्रोसीजर एप्लीकेशन का बताता हूँ मैं क्या है। प्रोसीजर एप्लीकेशन का यही है कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, और कुछ इसमें अलग से कोई फिजिकल मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी ब्रांच से किसी ऑफिस से जाके फॉर्म नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये भी है कि कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि यहाँ पर दूसरा स्टेट वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएगा, यानी कि किसी भी स्टेट वाला कैंडिडेट इंडिया के अंदर इस जॉब पर अप्लाई कर पाएगा। अब कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, कैंडिडेट को जो है बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए, उड़िया लैंग्वेज ये चीज़ें आनी चाहिए, और कैंडिडेट जो है वो उड़िया एक लैंग्वेज के तौर पर, लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर उड़िया लैंग्वेज में वो पास होना चाहिए मिडिल स्कूल के अंदर, या और साथ में मिडिल स्कूल मतलब स्कूल्स के बीच, स्कूल की क्लासेस के बीच में कभी उसने उड़िया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर पास करी हो, साथ में उसने 10वीं क्लास पास करी हो विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर, और पास हो उड़िया में एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th या फिर उससे ऊपर वाली क्लासों में कहीं पे भी।
अब passed a test in Odia in middle English school standard conducted by the school and mass education department. अब अ कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पूस लिविंग विल नॉट बी एलिजिबल। अब वो कैंडिडेट मान लीजिए जो एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ रहते हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्जम्प्टेड हिज केस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस लिमिटेशन फॉर एनी गुड एंड सफिशिएंट रीजन। जब तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस चीज़ से रिलेटेड कोई सफिशिएंट रीजन नहीं दिया जाता तब तक वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और बाकी आप यहाँ से पॉइंट पढ़ सकते हैं, बाकी कंडीशंस लिखे गए हैं कुछ, इसको आप रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करेंगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा फॉर्म का, तो आप यहाँ पर एक तो ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट वाला वो सबमिट कर देंगे, साथ में अपना 10th 12th के मार्कशीट जैसी चीज़ें और डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और साथ में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। बाकी आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं, फ़ोटो, आईडी कार्ड, और एक आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड या कोई भी एक ऐसा प्रूफ हो सकता है, गवर्नमेंट प्रूफ, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो कि ये बताए कि आप जो है भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक में भी साथ में किस स्टेट के हैं, ये वो डॉक्यूमेंट क्लियर कर रहा हो। बाकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई मैंने बता दिया है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर मेन आप इसी वेबसाइट पर आएंगे और फिर इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो एक नोटिस आया है, ये नोटिस एक आया है आपका, ये आपका 2 दिन पहले ही आया है, 14 सितंबर को नोटिस आया है। इस नोटिस में ये बोला गया है इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द सिलेबी। आप देखिए सिलेबस से रिलेटेड क्या बोला गया है कि सिलेबस अपलोड हो चुका है आपका पहले ही, जो कि चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट्स जो बताया उनका जो सिलेबस होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि बोला गया है कि आपका अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बोला गया है जो कि रिक्रूटमेंट हो रही है लेक्चरर की, द सिलेबी जो सिलेबी है यानी सिलेबस जो है बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कि लॉ और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शैल बी अपलोडेड शॉर्टली। तो इन सब्जेक्ट्स का नहीं हुआ है तो इनका होने वाला है सिलेबस अपलोड। बाकियों का हो चुका है, वो आपको डाल दूंगा वीडियो के नीचे ही। वाइल डिपॉजिटिंग द फीस, जब आप फीस डिपॉजिट करेंगे फॉर्म की तो आप इतना याद रखें कि एंटर ऑल जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फीस से रिलेटेड मांगी जाए वो एसबी कलेक्ट पेज पर जरूर दें। स्पेसिफिकली देयर करेक्शन एप्लीकेशन आईडी जरूर दें, ये सारी चीज़ें जरूर दें। मतलब कुछ रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें नॉट बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट देयर नेम, तो मतलब कुछ भी गलती ना करें फीस भरते हैं, वही सब लिखा गया है। आफ्टर मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि वेट करे वो 24 घंटे का अपने फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने चलो ये सब आपको क्लियर कर दिया है सारा कुछ। अब नेक्स्ट ये है, ये आपका जो है लिंक हो जाएगा आपके फॉर्म अप्लाई करने का। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होता है रेगुलर रजिस्टर्ड यूज़र, यानी कि अपने आप को अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की मेन वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड है कैंडिडेट, तो वो यहाँ पे इस पर क्लिक करके अपने लॉगिन डिटेल्स डाल के आगे फॉर्म भर सकता है। नहीं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस जैसी चीज़ें डालकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, डिस्कस हो चुका है, फीस और एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड डिस्कस हो चुकी है और सही जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी और बाकी सब डिस्कस हो चुका है और मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।